2003 में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने काफी भारी अंतर से कांग्रेस को शिकस्त दी और एमपी को शिवराज सिंह चौहान के रूप में नया मुख्यमंत्री मिला। इसके बाद पार्टी ने 2008 और 2013 के राज्य विधानसभा चुनाव शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर ही लड़े और दोनों चुनावों में पार्टी ने यहां भारी अंतर से कांग्रेस को फिर शिकस्त दी। लेकिन 2018 के एमपी विधानसभा चुनावों में एक बार फिर पार्टी शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर ही मैदान में थी। लेकिन इस दफा यहां कांग्रेस ने ऐसा खेला किया कि बीजेपी का दांव उसी पर पलट गया और 230 विधानसभा सीटों वाले मध्य प्रदेश में कांग्रेस 114 सीटों पर जीत जाती है, तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी 109 सीटों पर जीत हासिल करती है। हालांकि सीटों का जो ये आंकड़ा 2018 में रहा था वो किसी भी पार्टी को बहुमत तक ले जाने में नाकाम था, लेकिन कांग्रेस और कमलनाथ के यहाँ अन्य नेताओं के साथ और खास तौर पर निर्दलीय विधायकों के साथ ऐसी पकड़ रही कि उन्हें अपने साथ मिलाकर आखिरकार वो यहाँ कांग्रेस को सूबे की सियासत में, सूबे की सत्ता पर काबिज करने में कामयाब रहे और 15 साल बाद मध्य प्रदेश की सत्ता में कांग्रेस एक बार फिर से वापसी करती है। लेकिन 15 साल बाद जो कांग्रेस यहाँ मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी करती है वो 15 महीनों तक भी अपनी सरकार चला नहीं पाती और जनवरी 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ 22 विधायकों के साथ कांग्रेस से बगावत कर देते हैं और बीजेपी का दामन थाम लेते हैं, जिसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर यहाँ सूबे की कमान बतौर मुख्यमंत्री संभाल लेते हैं और फिर 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों तक शिवराज सिंह चौहान 18 साल से भी ज्यादा वक्त तक एमपी के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज रहने वाले नेता बन जाते हैं, जिन्होंने 3 कार्यकाल बतौर मुख्यमंत्री पूरे किए और चौथा कार्यकाल करीबन 3.5 साल का रहा। लेकिन इतने लंबे कार्यकाल के बावजूद भी बीजेपी ने 2023 के राज्य विधानसभा चुनावों में प्रचंड जीत के बाद भी उन्हें दरकिनार किया और मुख्यमंत्री की कुर्सी से उन्हें पीछे हटाते हुए मोहन सिंह यादव को नए चेहरे के रूप में नया मुख्यमंत्री एमपी की जनता को दिया। लेकिन बीजेपी के इस फैसले का, बीजेपी आला कमान के इस निर्णय का भी कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान ने स्वागत किया, जिसके बाद लगा कि शिवराज सिंह चौहान पार्टी के जो निर्णय लिए जाएंगे उसके साथ पूरी तरह से खड़े हुए हैं। लेकिन इस सब के बाद एक और खबर ऐसी आती है जो वाकई में इस सवाल को और ज्यादा गहरा कर देती है कि क्या अब शिवराज सिंह चौहान बगावत कर ही देंगे। दरअसल यहाँ पर सरकार का गठन हो चुका है। मोहन सिंह यादव विधायक दल के नेता है, जिनके साथ 2 उप मुख्यमंत्री भी पार्टी ने नियुक्त किए हैं। लेकिन इस सब के बीच अब खबर आ रही है कि जो नए मंत्रिमंडल का गठन यहाँ पर मोहन सिंह यादव के नेतृत्व में होने वाला है, उस नए मंत्रिमंडल में शिवराज सिंह चौहान गुट के विधायकों को कैबिनेट में जगह नहीं दी जाएगी। यानी कि शिवराज सिंह चौहान गुट के जो विधायक हैं उन्हें मंत्रालय आवंटित नहीं किए जाएंगे, जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट के करीब 5 से 6 विधायकों को कैबिनेट में जगह मिलेगी और उन्हें मंत्रालय भी आवंटित किए जाएंगे। और अब जिस तरह से ये खबर सामने आई उसके बाद से सवाल सबसे बड़ा यही आता है कि क्या अब शिवराज सिंह चौहान बगावत कर ही देंगे। और आज की इस खास पेशकश में बात इसी मुद्दे पर होगी क्योंकि बात जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं अक्षय अग्रवाल और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बात जरूरी है। इस पेशकश में हमारे साथ हमारे सहयोगी अमन जी है। अमन जी का हम स्वागत करते हैं इस पेशकश में। अमन जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि जिस तरह से पहले मुख्यमंत्री पद से उन्हें पीछे किया गया शिवराज सिंह चौहान को, लेकिन उन्होंने पार्टी के इस फैसले का स्वागत किया और मोहन सिंह यादव को आगे भी किया, लेकिन अब जिस तरह से उनके गुट के विधायक जो है और दिग्गज विधायक भी उसमें शामिल है, उन्हें कैबिनेट में जगह नहीं दी जाएगी, जबकि सिंधिया गुट के विधायकों को कैबिनेट में जगह दी जाने की खबरें आ रही हैं। क्या इस वजह से शिवराज के मन में ये सवाल और ये बात और ज्यादा उठ सकती है कि अब मुझे लग रहा अपनानी पड़ेगी? देखिए बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात कि उम्र का तकाजा है। देखिए, और जाहिर बात है कि जैसे ही जैसे उम्र बढ़ती है, कहते हैं अनुभव राजनीति में और बढ़ता चला जाता है और उसके मायने आ जाते हैं। लेकिन ये शायद शिवराज सिंह चौहान के साथ में ज्यादती ही है कि उनकी उम्र जिस तरह राजनीति में बढ़ी है और जिस तरह से उनका अनुभव मजबूत हुआ है और इन सब के बावजूद उन्होंने जिस तरह का प्रदर्शन मध्य प्रदेश में किया है वो बाकी काबिल तारीफ है। उनकी कैप्टनशिप में उनकी पार्टी यानी कि मध्य प्रदेश में बीजेपी 160 से भी ज्यादा सीटों पर चुनाव जीतती है और एक तरीके का इतिहास रचती है, लेकिन उसके बावजूद जीते हुए कैप्टन को दरकिनार करते हुए बाहर कर दिया जाता है, जो अपने आप में एक अनोखा और बेहद हैरान करने वाला मामला भी है। इसके अलावा अगर मैं देखूं अक्षय कि मध्य प्रदेश में
जो शिवराज सिंह चौहान की तूती बोलती थी, जो शिवराज सिंह चौहान की ताकत नज़र आती आती थी, जो शिवराज सिंह चौहान एक बहुत वर्चस्व वाले नेता नज़र आते थे, वो अभी एक आम से नेता नज़र आने लग गए हैं, क्योंकि उनके बारे में ना तो कोई अभी बात कर रहा है, ना उनके बारे में कोई चर्चा है, क्योंकि अब वो गद्दी पे नहीं है। तो ऐसे में तमाम सारी बातें, तमाम सारे सवाल ये उठते हुए आ रहे हैं कि क्या वाक़ई शिवराज सिंह के साथ कोई बड़ा खेला होने जा रहा है? क्या वाक़ई शिवराज सिंह को एक तरीके से बैक डोर से बाहर कर दिया गया, और जिस तरह से मोहन यादव को लाकर कुर्सी पे बैठा दिया गया, क्या वाक़ई ऐसा होना चाहिए था? भविष्य को अगर देख भी आप रहे थे, तो क्या इतनी जल्दी ये कदम उठाना ज़रूरी था? क्या उसमें शिवराज सिंह चौहान की रज़ामंदी थी? आपने देखा भी होगा जिस तरह से लगातार मध्य प्रदेश में उनको लेकर जो एक अटैचमेंट का माहौल है, एक लोकप्रियता का जो माहौल है, एक उनसे कनेक्टिविटी का जो माहौल है, मेरे ख्याल में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। ख़ासकर आज की राजनीति में मुख्यमंत्री आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन इस तरह से उनके साथ में लगाव लोगों का वो मेरे ख्याल में देखने को अब नहीं मिलता। और ऐसे में शिवराज सिंह चौहान ने 18 साल तक लगातार लगभग कहें तो मध्य प्रदेश की गद्दी को संभाले रखा। हालाँकि 2018 में वो बहुमत में तो नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह कांग्रेस पार्टी में बगावत हुई, उसका सीधा फ़ायदा उनको मिला और वो सत्ता में वापस आ जाते हैं। फिलहाल कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 2023 में जिस तरह का प्रदर्शन बीजेपी ने किया और एक तरफ़ा जीत दर्ज की, उसका इनाम शिवराज सिंह चौहान को मिलना चाहिए था, लेकिन वैसा नहीं मिला, बल्कि उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब चूँकि मंत्रिमंडल का गठन होने वाला है, क्या उसमें भी उनके खेमे को कुछ सीटें मिलती हुई नज़र आएँगी? बड़ा सवाल अपने आप में, कोई जवाब देने को तैयार नहीं। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जो लोकसभा के आने वाले चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा का जिस तरह से 3-4 महीने के अंदर इलेक्शन का खाका बुन लिया जाएगा, उसमें भी उनके जो तमाम पुराने साथी थे, उनको बाहर करके नई टीम बनाई जा रही है। तो ऐसे में हर एक मोर्चे पर कहीं न कहीं शिवराज सिंह चौहान को घेरा जा रहा है, लगातार शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ एक माहौल तैयार किया जा रहा है, उनको एक तरीके से पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया गया, जो मेरे ख्याल में मध्य प्रदेश के लिए जनता के लिए बहुत मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है उनको, जैसे उनको ठग लिया गया है, क्योंकि तमाम सारे लोग आपने देखा होगा उनके लिए रो रहे थे। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो देखा, उसमें एक महिला जार-जार रो रही थी और कह रही थी कि शिवराज सिंह चौहान को ही हमने मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दिया, लेकिन बीजेपी ने उनकी जगह पे किसी और को मुख्यमंत्री बना दिया। तो जो एक तरीके का माहौल जनरेट हो रहा है मध्य प्रदेश में, खासकर शिवराज सिंह चौहान के पक्ष में और बीजेपी के खिलाफ, ये उनको नुकसान पहुंचा सकता है। आने वाले 3-4 महीने के अंदर चुनाव का पूरा माहौल बन जाएगा। ऐसे में अगर बीजेपी ने जो कुछ वायदे किए हैं, जो कह सकते हैं कि मैनिफेस्टो में बहुत सारी घोषणाएं की हैं, अगर पूरी नहीं करते हैं, तो आप ये मान के चलिए अक्षय कि आने वाला वक्त बीजेपी के लिए जो है कोई बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है, क्योंकि इसी मुगालते में कांग्रेस पार्टी भी रही और उनको मुंह की खानी पड़ी थी 2019 के चुनाव में। तो कहीं बीजेपी ने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली, क्योंकि लगातार जिस तरह के फैसले मोहन यादव ले रहे हैं अक्षय, वो कहीं ना कहीं समाज को बांटने वाला है, कहीं ना कहीं समाज में एक तरीके का विरोध उत्पन्न करने वाला है, और ये मेरे ख्याल में बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है। नुकसान बीजेपी को पहुंचा सकता है, क्योंकि जिस तरह से मोहन सिंह यादव ने मुख्यमंत्री का जो पद है वो संभाल लिया है, उसके बाद से ताबड़तोड़ तरीके से कुछ ऐसे फैसले लेते नजर आए हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को यहाँ गठन होते ही घेरे में खड़े कर रहे हैं। जिस तरह से यहाँ धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतरवा दिए गए, जिसमें यहाँ मस्जिदों को लेकर के काफी विवाद भी देखने को मिला। इसके अलावा इस तरह से बीजेपी नेता के यहाँ हाथ काटने का मामला सामने आया, तो आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलवा दिया गया। और इसके अलावा तमाम ऐसे फैसले हैं जो कहीं ना कहीं मोहन सिंह यादव को यहाँ पर बनते ही सरवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अमन जी, यहाँ पर जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान को लेकर बात चल रही है, तो यहाँ पर जो शिवराज सिंह चौहान को पीछे किया गया है मुख्यमंत्री पद से, उसमें प्रमुख वजह 18 भी माना जा रहा है। इस तरह से 18 में पार्टी को वो जीत दिलाने में नाकाम रहे थे। लेकिन अगर देखा जाए तो कांग्रेस को 114 सीटें मिली थी, बीजेपी को 109, 5 का अंतर था, और कांग्रेस खुद भी पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाई थी। निर्दलीयों का समर्थन उसने लिया था। तो क्या ये एक वजह काफी थी कि इतने दिग्गज नेता को आप इस तरह साइडलाइन कर देंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता। और देखिए, सही बात बताऊं अक्षय में, कि 2018 के बाद से जिस तरह से, अगर सरकार बनने के बाद जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी के लिए और खासकर मध्य प्रदेश में लोगों के लिए काम किया है, वो अतुलनीय है और उसका कोई मुकाबला नहीं है। और यही बात तमाम सारे जो लोग हैं वो कहते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे लाडली योजना की बात करें और चाहे तमाम और योजनाओं की बात करें। लगातार जो शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता थी वो इन योजनाओं ने बढ़ा दी और लगातार उनको घर घर पहुंचा दिया। आपने देखा भी होगा, जब वो सीएम हाउस छोड़ रहे थे, तमाम सारी महिलाएं उनके बाहर खड़े होकर इंतजार कर रही थी। तमाम महिलाओं की आंखों में आंसू थे और उन्होंने उनको लाडले भाई के अगर संबोधित किया था, और उन्होंने कहा था कि अब लाडली बहनों का क्या होगा। उसके बाद जिस तरह से बहुत सी, जो कह सकते हैं लाडली बहनों के अंतर्गत जो बहुत सी महिलाएं लाभ उठा रही थी, उन्होंने बहुत सारी महिलाओं ने जो है लाडली बहन का
जो लाभ उठाए थे उसको छोड़ दिया। तो ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि इमोशनल जो इम्पैक्ट था वो शिवराज सिंह चौहान का बहुत ज़्यादा था और यही इमोशनल इम्पैक्ट वजह बना है कि 160 से भी ज़्यादा सीटें बीजेपी के लिए आई। ये सिर्फ पीएम मोदी की रैलियों की वजह से नहीं है कि 15 बार वो होके आ गए और उनकी वजह से सारी की सारी सीटें आ गई, बल्कि ये ज़मीनी स्तर पर शिवराज सिंह चौहान ने जो काम किया ये उसकी वजह से निकल कर सामने आई और जो उनका तगड़ा अनुभव था वो इसमें काम आया। तो ऐसे में उनको मेरे ख्याल में रहने देना चाहिए था और बीजेपी ने उनको पद से हटाकर एक बड़ी कह सकते हैं कि मुश्किल अपने लिए खड़ी कर ली हैं, क्योंकि अगर वो कह सकते हैं बीजेपी के लिए एक्टिव नहीं रहे, बीजेपी के साथ में नहीं खड़े हुए, बीजेपी के लिए आने वाले लोकसभा चुनाव में उन्होंने बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि जो इनिशिएटिव नहीं लिया, तो आने वाले दिनों में मुश्किल में पड़ सकती है बीजेपी, क्योंकि देखिए 29 सीटें वहां से आती हैं, ये महज एक सीट पर कांग्रेस पार्टी जीती हुई है, 28 सीटें बीजेपी के जो है पास में। तो इससे अंदाजा साफ लग सकता है कि 19 में किस तरह से माहौल बीजेपी के पक्ष में था, लेकिन अब अगर माहौल बीजेपी के खिलाफ हुआ तो ये सीटें कांग्रेस पार्टी के पक्ष में भी जा सकती है। इसलिए बीजेपी को एक बेहतर रास्ता निकालना चाहिए, क्योंकि जो मंत्रिमंडल गठन की बात चल रही है अगर उसमें भी शिवराज सिंह चौहान के कह सकते हैं खेमे के विधायकों को मंत्री नहीं बनाया गया तो शिवराज सिंह चौहान की नाराजगी मेरे ख्याल से और ज्यादा बढ़ जाएगी और मेरे ख्याल में आने वाले वक्त में बीजेपी के लिए ये खासकर लोकसभा चुनाव के लिए एक नकारात्मक कह सकते हैं कि एक इम्पैक्ट नजर आएगा कि वहां पर उनकी जो अब तक जो सीटें जीतने की प्रोसेस चलती आई है उसको बड़ा झटका लगेगा और यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान ही उनके लिए कहीं ना कहीं वो शिद्दत से काम करते हुए नजर नहीं आएंगे जैसा अब तक आते रहे हैं। तो ऐसे में शिवराज सिंह चौहान को मनाने की, उनको एक बेहतर मुकाम देने की जरूरत है बीजेपी को। कहीं ऐसा ना हो कि उनकी वजह से ही उनको हार मध्य प्रदेश में मिलती हुई नजर आए लोकसभा चुनाव 2024 में। बिल्कुल यहाँ पर ऐसा ना हो कि कहीं वो ही बीजेपी की हार का कारण बन जाए। जिस तरह से यहाँ हमारे सहयोगी अमन जी ने साफ तौर पर जिक्र किया कि 29 लोकसभा सीटें आती है, जिसमें से फिलहाल मध्य प्रदेश की 28 लोकसभा सीटों पर बीजेपी काबिज है, लेकिन जो पार्टी ने रणनीति यहाँ नए मुख्यमंत्री के तौर पर चली है उसका परिणाम ऐसा ना हो जाए कि 28 की 8-14 में रह जाए, 24 के लोकसभा चुनावों में रह जाए और जिस कांग्रेस के पास एक सीट वर्तमान में है वो 10 और 20 तक ना पहुंच जाए। इस तरह से कहीं बीजेपी का दांव उसी पर उल्टा ना पड़ जाए, क्योंकि जिस तरह से यहाँ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान तीनों ही प्रमुख राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने नए चेहरों को मुख्यमंत्री बनाया है, उसकी प्रमुख वजह यहाँ 2024 के आम चुनाव ही माने जा रहे हैं कि नए चेहरे यहाँ पर जनता को और ज्यादा करीब से यहाँ पर साधने में कामयाब होते नजर आ सकते हैं, जो खास तौर पर 2024 के लोकसभा चुनावों में पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो। इस बीच आपको बता दें कि जिस 3 राज्यों का जिक्र हो रहा है, जिन 3 हिंदी पट्टी के राज्यों में बीजेपी ने जीत हासिल की है और जिनको लेकर के 2024 की लगातार बात हो रही है, इन राज्यों में करीबन 65 लोकसभा सीटें आती हैं जिन पर सीधे तौर पर बीजेपी अब अपना फोकस करना चाहती है। हालांकि इन 65 लोकसभा सीटों में से वर्तमान में बीजेपी के पास 62 सीटें हैं, लेकिन पार्टी का टारगेट है उन 65 की 65 सीटों पर आने का और कांग्रेस का टारगेट है कि बीजेपी को यहाँ 65 से 5-6 सीटों पर ला दिया जाए। लेकिन उसके लिए कांग्रेस को यहाँ जमीनी स्तर से कड़ी मशक्कत करनी होगी, संगठनात्मक तौर पर अपने आप को और ज्यादा मजबूत करना होगा और यहाँ पर ऐसे मुद्दे निकाल करके लाने होंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भारी पड़ सके और कहीं ना कहीं बीजेपी को चुनौती भी देती नजर आ सके। लेकिन जिस तरह से विधानसभा चुनावों में देखने को मिला वो साफ निकल करके सामने आया। यहाँ पर बीजेपी के मुद्दे और पीएम का चेहरा और उनका नाम ऐसा काम किया कि यहाँ कांग्रेस पूरी तरह से बीजेपी और पीएम मोदी के नाम के आगे ध्वस्त नजर आई। लेकिन बीजेपी के सामने कांग्रेस को इससे बचना होगा और इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान को भी अब यहाँ देखना है कि क्या कुछ कदम वे उठाते नजर आते हैं कि अगर उनके गुट के विधायकों को कैबिनेट में जगह नहीं मिलती है। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे SPN9 न्यूज।